ओके बेटा, चलिए अब फोकस करिए इधर. नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, one of the most important concept of this chapter, named as Coulomb's law. सबसे पहला Coulomb's law का explanation. सबसे पहले Coulomb's law का explanation देखेंगे. चलिए, so 1.6.1 Coulomb's law explanation. अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है तो आपको ये बहुत फैमिलियर लगेगा, इसका जो लॉ है. ठीक है, आप देखो, इमेजिन ये करो कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है से Q1, ये दूसरा चार्ज है से Q2, और ये उनके बीच का डिस्टेंस है से R. अगर ये लाइक चार्जेस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और अगर ये अनलाइक चार्जेस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो जो चाहे रिपेल करो या चाहे अट्रैक्ट करो, दोनों के लिए क्या लगता है? फोर्स. तो कुलम साहब ने हमें उस फोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया. अब वो क्या इंफॉर्मेशन दिया, चलो देखते हैं. व्हेन टू अनलाइक और लाइक charges are placed close to each other, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between those charges is directly proportional to square of distance, directly proportional to product of those charges and inversely proportional to square of distance between them. तो दो चार्जेस, सीधा बैठ, अगर वो अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर लाइक होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो चाहे अट्रैक्ट करना हो चाहे रिपेल करना हो, उसके लिए क्या लगेगा? फोर्स. तो उन्होंने कहा कि जो फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस को, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब इसको कंबाइन करके अगर मैंने लिखा तो इसको ऐसा लिखूंगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फिर यहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी से C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. फॉर फ्री स्पेस, यानी कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, है ना, एयर या फिर वैक्यूम. तो फॉर फ्री स्पेस यानी एयर और वैक्यूम के लिए देखा यह गया कि C की जो वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ आती है. कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये यूनिट कहां से निकाला? यहां से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये फ्री स्पेस की वैल्यू जो आती है 9 इंटू 10⁻⁹ आती है. बाद में पता चला कि ये C की जो वैल्यू है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/4πε0. अभी गहरी रिसर्च के बाद पता चला कि इसको ऐसे लिख सकते हैं. वो रिसर्च का दायरा हमारे लेवल के बाहर है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर सकते अभी. सिर्फ हमको ये जानना पड़ेगा कि ये C की वैल्यू बाद में ये निकल के आई, है ना. F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। अब यहां एप्सिलॉन जीरो क्या है बेटा? इस एप्सिलॉन जीरो को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी या फिर परमीएबिलिटी, दोनों में से कुछ एक। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो है, एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू है, मीडियम के हिसाब से बदलते रहती है। एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू है मीडियम के हिसाब से बदलते रहती है। फॉर एयर एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है 8.85 10 रेज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो हमारा इस तरह से एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू बदलते रहता है। अब ये मैंने कहां से निकाला यूनिट? तो यहीं से एप्सिलॉन जीरो को इधर लेके चले जाओ, तो दो आ गए चार्जेस, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स आ जाएगा नीचे न्यूटन, और ये मीटर का स्क्वायर। अब यही नहीं, आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। आप उसकी यूनिट से निकालो या इससे निकालो, डजंट मैटर एट ऑल। Q1 चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? T1 A1 A1 T1 एक ही बोलो, दो बार आ गया तो T2 A2 हो जाएगा। ऊपर दो बार है ना वो, तो वो हो जाएगा फिर T2 A2। अच्छा ठीक है, नीचे F आ जाएगा यहां पर, उसका डायमेंशन क्या आएगा? M1 L1 T-2। अच्छा R L1 उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? L2। अच्छा अब पूरा कैलकुलेट करो तो देखो क्या था फिर, M-1 जस्ट मोमेंट, M-1 L-3 T4, है ना। ये हमारे पास एप्सिलॉन जीरो का क्या आ गया बेटा? डायमेंशन आ गया। और ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है उसको जानना, ठीक है। ओके सब, परमिटिविटी क्या होता है इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, परमिशन देने की एबिलिटी, कि ये किसी इलेक्ट्रिक फोर्स को या किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने, कितना फोर्स लगाने की परमिशन देता है ना। इसके बारे में डिटेल में और बाद में बताऊंगा मैं। फिलहाल जैसे फॉर एग्जांपल दो चार्जेस है एयर में एट सर्टेन डिस्टेंस, है ना, ये दोनों लाइक चार्जेस है, ये क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल। अब ये पूरा सिस्टम को मैं पानी में लेके चले जाता हूं, तो अभी भी रिपेल करेंगे, बट क्या लगता है आपको पहले जितना फोर्स रहेगा? नहीं, पहले से फोर्स क्या हो जाएगा? कम। तो क्या चार्जेस की वैल्यू कम कर दी क्या आपने? नहीं, चार्जेस की वैल्यू तो वही है। डिस्टेंस बढ़ा दिया क्या उनके बीच का? नहीं, डिस्टेंस भी वही है। बदले क्या आपने? मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का आपने मीडियम बदल दी, और इस कारण से आपने क्या देखा कि भैया इतना सारा चेंज यहां पर आ चुका है फोर्स के अंदर। तो इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि मीडियम बदलते बदलते, जब मीडियम बदलता है तो उसकी वैल्यू भी बदल जाती है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगाते हो तो यहां पर चार्जेस का हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। यहां भले ही एक चार्ज नेगेटिव होगा, है ना, एक चार्ज पॉजिटिव होगा, फिर भी हम लोग उसको क्या लेंगे? उसका मैग्नीट्यूड ही डालेंगे। हम कभी भी उसको माइनस की साइन के साथ बिल्कुल भी पुटअप नहीं करेंगे। आया समझ में आपको? चलिए और कुछ बाकी केस में देख लें दो मुझको। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज करो ये फॉर्मूला कब का है? जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या है बेटा? एयर है। अब इन केस मान लो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने एक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी को मैं एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करके देखता हूं, तो जो रेशियो आता है उसे क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसी वजह से इसको एप्सिलॉन को, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, मैं एप्सिलॉन जीरो के करके लिख सकता हूं। एप्सिलॉन का सफिक्स जीरो, ये तय किया गया है कि ये जो सिंबल है ये एयर यानी वैक्यूम के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई और मीडियम है तो उसके लिए आप सिर्फ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डैश, एप्सिलॉन एम या कुछ और भी उसके साथ सफिक्स लगा के आप चला सकते हो, है ना। मगर अगर कहीं एप्सिलॉन जीरो है, मतलब समझ लो ये इतना सिंबल काय के लिए है? सिर्फ एयर की परमिटिविटी के लिए। तो अब जब आपने दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम को भर दिया है, तो अब कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, नहीं बेटा, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो की जगह सिर्फ एप्सिलॉन क्यू, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज हो गया,
तो उसकी परमिटिविटी भी चेंज हो गई, और इसी कारण से हम लोग वहां पर क्या दे रहे हैं बेटा, एप्सिलॉन दे रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब ऐसा है, ओके, मैं कहूंगा कि क्योंकि एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 0 इंटू के लिखा जाता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये फॉर एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर या फिर वैक्यूम, ओके, एप्सिलॉन, सॉरी नॉट एप्सिलॉन 0, के की वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू क्या होती है? 1 फॉर एयर या फिर वैक्यूम। और मेटल के लिए, फॉर मेटल, के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे गैप में पूरा मेटल नहीं भर सकते हम लोग, है ना। नहीं भर सकते, क्यों नहीं भर सकते? पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक मेटल नहीं भर सकते। अगर मेटल भरना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, पार्शियल भरना पड़ेगा, मतलब पूरा गैप नहीं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप अगर पूरा मेटल भर दे रहे, तो वो कहावत है ना, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रख दे रहे हम लोग। क्या होगा अगर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखेंगे? तो क्या होगा? बिल्ली खुद दूध चट कर जाएगी। तो सिचुएशन वैसे ही होगा। मेटल के पास बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बोलूंगा ये दो चार्ज अलग थलग मैंने उनको रखा, इनके बीच का फोर्स को स्टडी करने के लिए। अब मैंने पूरा गैप उसका मेटल से भर दिया। मेटल क्या करेगा, है ना, जिस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये लो मेरे तरफ से रख लो, है कि नहीं, वो न्यूट्रलाइज हो गया। और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, उसे ला ला मेरे को दो थोड़ा सा, है ना, तो बचा क्या? कुछ नहीं, गायब हो गया चार्ज, न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। तो इसीलिए पूरे गैप को मेटल से भर नहीं सकते। हाँ, इन केस अगर आप पार्शियली फिल करते तो चल जाएगा। तो किसी किसी सिचुएशन में आप मेटल को पार्शियली भी फिल कर सकते हैं। बोले मेटल को पार्शियली, या मेटल क्या, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब किसी किस्म का इंसुलेटर, तो उसे आप पार्शियली भी फिल कर सकते हैं। मतलब कैसा कि अगर मैं कहूंगा ये मेरे पास एक चार्ज है से Q1, ये दूसरा चार्ज है से Q2, और अब इसके बीच का जो मीडियम है उसको मैंने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस है T, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस तो आपको मालूम ही है पहले से, R, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है K। जैसे जैसे मटेरियल बदलेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी बदलते चले जाती है। मगर ये मटेरियल पूरा भरा हुआ है, गैप, पूरे गैप को भर दिया क्या उसने? नहीं, इसने गैप को पार्शियली फिल किया। तो इसने क्योंकि गैप को पार्शियली फिल करा, तो अब कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला कुछ अलग तरह से लिखा जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T अपॉन अंडर रूट ऑफ K, रूट K अपॉन आएगा, वो करेक्शन कर डाला उसमें, वो T अपॉन रूट के हो ना, करेक्शन कर डाला उसके अंदर, वो T इंटू रूट के हो गया। वो पिछली बार भी था, वो रह ही जा रहा, उसको एडिट करना, T अपॉन रूट के करो, T अपॉन रूट के, ओके। अब देखो ये आ जा रहा हमारा फॉर्मूला, ये कब का है? मगर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा हो? पार्शियली फिल्ड। अब अगर ऐसा है कि मान लो फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या होता है? के इनफाइनाइट होता है, तो फिर T अपॉन के रूट के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो फिर ये फॉर्मूला फॉर मेटल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस T। तो ये फॉर्मूले में बदलाव कुछ इस तरह से आ जाएंगे। आई बात समझ में आपको? चलो अब रीड कर लो पूरा, बिल्कुल ले लो, ठीक है, कॉपी दैट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ देखेंगे हम लोग। मान लो दो चार्जेस या दो बॉडीज है, दो बॉडीज, स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम साइज, एक पे चार्ज Q1, एक पे चार्ज Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम,
देन यू विल से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों बॉडीज को आपस में टच कर रहा हूं और टच करके मैं अलग कर रहा हूं। जब टच करके अलग करूंगा तो अब बॉडी पे नया चार्जेस आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन आपको कितना होता है याद करो, कल बताया था मैंने, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो इन दिस बॉडी Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस वन Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब मैं बोलूंगा अब नया वाला फोर्स कितना रहेगा, आप उसी डिस्टेंस पे ले जाके रख रहे हैं, 1/4πε0 Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन R का स्क्वायर, है ना। आया समझ में, ये नया वाला फोर्स हो जाएगा क्योंकि अब पहली वाली बॉडी पे नया चार्ज ये है, दूसरी वाली बॉडी पे भी नया चार्ज ये है, समझा शायद, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा F' F, सेम चीजें हो जाएंगी, कैंसल, 1/4πε0 कैंसल, R स्क्वायर कैंसल, ये दो बार आ गया तो इसका मतलब स्क्वायर होगा इसका, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से। इन केस दो बॉडी से एक सर्टेन चार्ज है, इसको टच किए अलग किए, तो अब नया जो फोर्स होगा पुराने वाले फोर्स के साथ रेशियो अगर आप लेंगे कितना आएगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, Q1 + Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। चलिए ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रल पॉइंट का। न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है। मैं तीसरा कोई चार्ज इनके बीच में रखने वाला हूं, बीच में, मुझे तीसरा जो चार्ज रखना पड़ेगा इनके बीच में रखना पड़ेगा, कहीं तो भी, एकदम बीचों बीच नहीं, हाँ अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो बीचों बीच, अगर दोनों की वैल्यूज अलग अलग है तो कहीं और ऐसे पॉइंट पे रखना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये इस जगह पे जब मैं तीसरा चार्ज रखूं, जैसे मान लो Q0 नाम का तीसरा चार्ज है, इसको कुल मिला के जो फोर्स होगा वो 0 फील हो। अच्छा ये कब पॉसिबल है कि कुल मिला के फोर्स 0 फील हो, जब Q1 के कारण इस पे लगने वाला फोर्स यानी कि F1 और Q2 के कारण लगने वाला इस पे फोर्स यानी कि F2, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉइंट O पे रखा हुआ चार्ज Q0, इसको कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। तो याद रखना, अगर दो सेम चार्जेस है, सेम इन द सेंस साइन में सेम, क्या में पोलैरिटी में, साइन में सेम चार्जेस है, तो न्यूट्रल पॉइंट उन दोनों के बीच में आएगा। और उस न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मान लो ये डिस्टेंस पूरा कुल मिला के R है और ये डिस्टेंस मेरा X है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, R - X। तो मैं बोलूंगा देखो मैं ये बात जानता हूं, एट O पर हुआ क्या कि वेक्टर F1 और वेक्टर F2 दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, तो इन मैग्नीट्यूड F1 और F2 क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। F1 कितना रहेगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q0 अपॉन X का स्क्वायर, और F2 क्या रहेगा बेटा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 R - X का होल स्क्वायर। अब हुआ क्या, 1/4πε0 गया 1/4πε0, सॉरी एक गलत हुआ मेरे से, Q1 Q0 होना है यहाँ पे, और यहाँ Q0 इंटू Q2, और साथ ही साथ Q0 भी कैंसिल हो जाएगा, ओके बचेगा ये। अब क्या करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, √ऑफ Q1 अपॉन X √ऑफ Q2 अपॉन R - X। अब क्या करेंगे आप उसके आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मैं इसके आगे करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, √ऑफ Q1 इंटू R ही है ना, हाँ R माइनस √ऑफ Q1 इंटू X √ऑफ Q2 इंटू X। इसको उधर लेके जाओ,
अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू आर अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू आर, एक्स को निकालो कॉमन, अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, देखो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू आर। एक बार x की वैल्यू आ गई, r में से इसको माइनस कर दो तो फिर आपको r माइनस एक्स यानी सेकंड वाला भी डिस्टेंस मिल जाता है। एक तरीका ये है x कैलकुलेट करने का कि आप डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, है ना। याद रखना x कहां से डिस्टेंस है, Q1 से। अगर कोई डिस्टेंस Q2 से निकालना है ना, अगर कोई डिस्टेंस Q2 से निकालना है r माइनस एक्स, तो ये फॉर्मूला ऐसा आएगा, अंडर रूट ऑफ Q2 r अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। अगर Q2 से डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट ऑफ Q2 r आएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ये डायरेक्ट है, तुमको मतलब बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा अगर तुम ये याद रखते हो तो। मगर अगेन ये प्रॉब्लम अक्सर होता है स्टूडेंट्स का, मेरा के साथ खुद होता है, मुझे ये याद नहीं रहता, तो मैं तो ये डायरेक्ट फॉलो करता हूँ, ये वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर वो कैंसिलेशन करके यही सॉल्व करता हूँ, तो उससे भी आंसर आ जाता है, मसला ये नहीं है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट उन दोनों के बीच में आता है। मगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा सा हट कर आता है, न्यूट्रल पॉइंट थोड़ा बाहर आता है, बीच में नहीं आता फिर, है ना। जैसे मान लो सिचुएशन ये है, अब ये एक चार्ज है से प्लस Q1, ये दूसरा चार्ज है से माइनस Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। अब इसमें से देखो क्या है, जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा अब उनके बीच में नहीं आने वाला, वो एक तो इधर आएगा बाहर या इधर आएगा। बोले कैसे, क्यों ऐसा, देखो अगर कोई बीच में कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे आप तो फोर्स का डायरेक्शन सेम है। देखो एक चार्ज मैंने यहां रखा, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है ना यहां पे, ये उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर लौटेगा उधर, और ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उधर खींचेगा। अब अगर ये भी उसको उधर पुश कर रहा और ये भी उसको उधर पुल कर रहा, तो तुमको लगता है ये न्यूट्रल हो सकता, वो तो हर बार इधर ही फोर्स फील करेगा ना। हाँ अगर यहां पर है ना, अगर मान लो यहां पर है थोड़ी देर के लिए, है ना, और यहां से यहां तक डिस्टेंस x पकड़ लो, है ना। अब देखो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट इस तरफ, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, है ना। तो ये करेगा इसे अट्रैक्ट और ये करेगा इसे रिपेल। तो तुमको देखो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ या नहीं हुआ, है कि नहीं, है ना। फिर एक सवाल ये हो सकता है कि सर न्यूट्रल पॉइंट इधर आएगा कि इधर आएगा, वो हमेशा निगेटिव के साइड रहेगा क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। आपको देखना यह पड़ेगा कि इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूंगा ये दो चार्जेस की असेंबली है, ये प्लस 10 कूलम है और ये -2 कूलम है, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, इधर आएगा, जो कम है ना साइज वाला, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उधर आएगा। अच्छा चलो मान लो अगर सिचुएशन ऐसी है कि ये -4 कूलम है, सॉरी +4 कूलम है और ये -8 कूलम है, अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, कम वाले की तरफ, इस साइड आएगा, है ना। तो इस वजह से ये याद रखना, अगर ऑपोजिट चार्जेस है न्यूट्रल पॉइंट बाहर, ऑपोजिट चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम है उसके साइड में, है ना। 10 और -2 मैग्नीट्यूड किसका कम था, 2 का, इस साइड में आया बाहर, इसमें मैग्नीट्यूड इसका कम है तो इस साइड आया। तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं, जो मैंने सामने डायग्राम बनाया है उस हिसाब से मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, है ना। अब ये है चार्ज Q0, अब मुझे मालूम है कि वेक्टर F2 का फोर्स इधर आएगा,
वेक्टर F1 का फोर्स इधर आएगा। ओके, तो हम जानते हैं कि एट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O, फिर से वही खेल कि एट O क्या होने वाला है, वेक्टर F1 इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ वेक्टर F2। यानी मैग्नीट्यूड में अगर देखा जाए तो F1 और F2 दोनों कैसे आने वाले हैं, सेम। अब अगर मैं बोलूं F1 का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, 1/4πε0 Q1 Q0। मैं ये देख रहा हूं ना, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो Q1 Q0 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, R+X का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन X का होल स्क्वायर। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है अपने को, स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट ऑफ Q1 R+X, अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई, X अंडर रूट ऑफ Q1 R अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस X अंडर रूट ऑफ Q2। अब आगे क्या, अब आप इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो मैं लिखूंगा यहां पे X कॉमन निकाला, अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू R अंडर रूट ऑफ Q2, R नहीं सॉरी, X अंडर रूट ऑफ Q2। Therefore X इज इक्वल्स, X नहीं यार, R ही था ना, R। तो X इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Q2 R अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 माइनस अंडर रूट ऑफ Q2, है ना। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह क्या है, माइनस है यहाँ पे। और देखो ये R कहां से, X कहां से डिस्टेंस था, Q2 से, तो इसीलिए ये आया Q2R। अगर आप वो वहां से निकालते जो यानी R+X लेते तो फिर अंडर रूट ऑफ Q1 लिखा आता, ठीक है ना। तो देख लो ये था हमारा उसका पूरा जो आपके की पॉइंट्स में लिखा हुआ है। एक बार सारे की पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 1.6.2। यार डिस्टर्ब मत किया करो यार, जिनको पढ़ना नहीं है चले जाओ करो बाहर। नहीं समझ में आ रहा क्या, समझ सकते भाई, तुम्हारा एम्बिशन नहीं है, तुमको छोटा मोटा काम करे खुश हो जाओगे तुम, दूसरे नहीं है ना वैसे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, मतलब अब यहां पर डायरेक्शंस भी हमको असाइन करना पड़ेंगे। ओके देखो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करो, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है इस तरह से, जिसमें 2 चार्जेस है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। Q1 जो चार्ज है उसकी लोकेशन बताने के लिए मैं रेडियस या पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1 का इस्तेमाल कर रहा हूं। Q2 जो चार्ज है उसकी पोजीशन बताने के लिए मैं पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। ओके ये है Q1 और Q2 के बीच का असल डिस्टेंस। वो बात की बात है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके तो मैं जो पहला एग्जांपल लेने वाला हूं, मैं ये इमेजिन करके चलूंगा कि भाई ये दोनों चार्जेस कैसे हैं बेटा, सेम पोलैरिटी के, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं सबसे पहले फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो मुझे एक बात बताओ,
आप जानते हो Q1 और Q2 दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो Q1 चार्ज को फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Q2 के वजह से। तो मैं बोलूंगा देखो ये क्या Q1 है, Q2 की वजह से उसको फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डायरेक्शन है, ओके, ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 ड्यू टू द सेकेंड चार्ज Q2। इसको मैं अगेन सॉरी Q1 करके देख देता हूं। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज Q1 ड्यू टू द Q2, मैं इसको लिखने वाला हूं इस तरह से, वेक्टर F12, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब उसके आगे 1/4πε0। अब ये दोनों सेम चार्जेस है, एक तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो टेंशन ही नहीं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो टेंशन ही नहीं है, आप +Q1 +Q2 करोगे। और अगर माइनस माइनस है तो भी टेंशन नहीं, -Q1 -Q2 करोगे, घुमा के वो आखिर में होने वाला क्या है, प्लस ही, है ना, अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, अब आर क्या बोले, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ इस Q1 चार्ज को जो फोर्स फील हुआ वो किसकी वजह से फील हुआ? Q2 की वजह से। वो फोर्स कहां से ओरिजिनेट हुआ था? Q2 की वजह से ना। जस्ट अ मोमेंट, वो फोर्स का लोकेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अब मुझे किसी ने पुश किया है कि नहीं, अब मुझे बताना है किसी को कि मुझे पुश किया है, मुझे फोर्स फील हुआ इस साइड में, मैंने बोलूंगा अच्छा हाँ वो मेरे को फोर्स फील हुआ, बोले किसकी वजह से फोर्स फील हुआ, मैं बोलूंगा वो उसकी वजह से, है ना। फोर्स मुझे फील हुआ और मुझे लोकेट करना है कि किसने मुझे पुश किया, तो मैं बोलूंगा उसकी वजह से, है ना। तो अब वही क्या है कि ये चार्ज Q1 से पूछा जाएगा, तुमको फोर्स फील हुआ? बोले हाँ फील हुआ। किधर हुआ? इस तरफ फील हुआ। किस वजह से फील हुआ? तो बोले किसने पुश किया? तो बोले तुमको इसने पुश किया। तो फिर आप बोलेंगे हाँ भाई मेरे जो फोर्स का जो मुझे जो फोर्स लगा रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो या फिर उसका जो लोकेशन है वो ये है। ओके, तो इसको मैं लिखूंगा R21, है ना। इसको क्या लिखूंगा मैं? R21, है ना। ये है फोर्स ओरिजिनेटेड बाय Q2 द सेकेंड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज, फोर्स ओरिजिनेटेड बाय द सेकेंड चार्ज ऑन द फर्स्ट चार्ज। तो इस वजह से मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पे R21 या मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर। मगर एक रूल है कि भैया आप डिवीजन में कोई भी चीज जब लिखते हैं, है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब डिवीजन में लिखते हैं तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको स्केलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करा। मगर मुझे यह भी बताना जरूरी है कि इसकी डायरेक्शन कहां है। जैसे बोला ना किसने पुश किया, तो वो उधर किसने पुश किया करके, वो यहां से 10 मीटर दूर है, वो उसने पुश किया, है ना। तो आप डिस्टेंस की वैल्यू तो बता दे रहे हो मगर डायरेक्शन कैसे बताएंगे इसकी? तो यहां हमारे लिए हेल्प करता है इसका पोजीशन वेक्टर या उसका यूनिट वेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और ये अब ये तभी पल्ले पड़ेगा जब वेक्टर चैप्टर अच्छे से हुआ होगा, है ना। यूनिट वेक्टर घस घस के पढ़ाया था मैंने, बार बार बोला था, है ना। ये मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पर वो उसको नहीं लिख सकते वेक्टर फॉर्म में, तो मजबूरन उसको फिर हमको बताना रहता है कि ये डायरेक्शन इसकी है, तो कैसे बताएंगे? तो बोले इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो फिलहाल आप याद रखो इसकी डायरेक्शन बताने वाला ये यूनिट वेक्टर। अगर मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होता, मतलब ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स एक्सिस की तरफ होता, तो मैं यहां लिखता आई कैप। अगर कोई मुझे ऊपर से पुश कर रहा होता, मैं बोले कहां है, बोले उसने मुझसे पुश किया, अगर वो तो इधर होता तो क्या लिखता? जे कैप। अगर उधर कहीं होता तो क्या लिखता? के कैप। तो वैसा ये क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मगर मैं एक और बात जानता हूं, R21 कैप को आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। देखो F12 बार इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21, वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड, अब इसका क्या ले रहा हूं बेटा मैं, क्यूब, इनटू वेक्टर R21।
इंटू वेक्टर R21, है ना। R21 कैप को क्या ले लिया अपन ने, वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। तो जब आप ये लेंगे तो वेक्टर R21 अपॉन